हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सॉल्व पेपर। आज मैं 9वां लेक्चर, इससे पहले 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया। नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिएगा। आज मैं 9वां लेक्चर, 9वां सेट प्रैक्टिस रेलवे बुक जो आरआरबी एनटीपीसी किरण पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है, उसी का 9वां लेक्चर। ठीक है, तो सीबीटी 1 यानी एनटीपीसी 2025 का सेट प्रैक्टिस। यहाँ से हम लोग सबसे पहले जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। फिजिक्स हर सब्जेक्ट का याद रखना है, साइंस हो या याद रखना है पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो या करंट अफेयर्स, सब सारे सवाल हम लोग जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर इसी लेक्चर में ही हम लोग 30 सवाल जो है मैथ का ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया। और उसके बाद 30 सवाल हम लोग रीजनिंग का सवाल देखेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल हम लोग जनरल अवेयरनेस का 40 सवाल खत्म करेंगे, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग। ठीक है, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ प्लीज़ जुड़े रहिएगा। सही कथन की पहचान करना है। सही कथन कौन सा है? सबसे पहले बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होती है, तो क्या ये सही है? यही पहला ही सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जबरदस्त सवाल है। तो यार रखना, पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में कोई उगने वाला चीज है, उसे कहा जाता है क्या? कवक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फंगी। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? कवक कहा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगते हैं पानी की उपस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर 4 कवक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे बाहरी हिमालय की सबसे बाहरी अगर कोई हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, उसे कहा जाता है शिवालिक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल ज्योग्राफी का जबरदस्त सवाल है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। शिवालिक सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? जबरदस्त सवाल। भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो यार राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को भारतीय राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन और शिक्षा के साथ साथ धर्म की प्रभाव के कारण जो है भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की। ठीक है, तो याद रखना गोदावरी। 1465 मीटर इसकी लंबाई है, याद रखना है 1465 किलोमीटर। और यह जो है आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी यह भारत की गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उसके बाद इसे न दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, याद रखना है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। किसे? याद रखना गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, याद रखना है। यह नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर जो नासिक क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। और महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बहुत सारे क्षेत्रों से ये गुजरते हैं। ठीक है, इसीलिए यह हो गया दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट आते हैं छठा नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसने स्टेनलेस स्टील की कठोरता आती है? स्टेनलेस स्टील की कठोरता कौन लाता है? तो याना कार्बन लाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त सवाल है केमिस्ट्री का, बहुत ही शानदार सवाल। स्टील का निर्माण करने के लिए लोहे के साथ साथ कार्बन को भी मिलाया जाता है, याद रखना है लोहे के साथ साथ क्या मिलाया जाता है? कार्बन भी मिलाया जाता है स्टील में। ठीक है, लोहे में कार्बन में लोहे की कठोरता और मजबूती को वृद्धि कर देता है। ये जो कार्बन है ना, लोहे की मजबूत, ठीक है, मजबूत और कठोर, ठीक है, ये दोनों वृद्धि कर देता है। कौन? कार्बन। याद रखना है अगर स्टील में कार्बन मिला रहा है, लोहे के साथ साथ कार्बन, तो वो स्टील बहुत ही कठोर और बहुत ही मजबूत बनेगी। ठीक है, शुद्ध लोहे में जो है कठोरता मजबूती प्रदान नहीं होती है, लेकिन कार्बन की मात्रा अगर वृद्धि हो जा रही है तो लोहे में विभिन्न प्रकार की मजबूती और कठोरता पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। चलिए 7 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ एवं अन्य तत्वों का वहन होता है?
पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन किससे होती है? तो याद रखना फ्लोएम से होती है। याद रखना है फ्लोएम, ठीक है। यह एक जटिल उत्तक है, वो भी पादप उत्तक है फ्लोएम। यह इसी से होती है खाद्य पदार्थों की अन्य तत्वों की वहन होती है। जाइलम से क्या होती है? खनिज का वहन होती है। याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों को खाद्य पदार्थ की वहन फ्लोएम के द्वारा होती है। चलिए 8 नंबर सवाल, कपड़े की धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ज़्यादा बढ़िया पूछा गया सवाल है। कपड़े की धोने की जो मशीन है, सॉरी, वह किस सिद्धांत पर काम करती है? तो याद रखना यह जो है ना अपकेंद्रण विधि पर काम करती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपकेंद्रण विधि पर जो है वह वॉशिंग मशीन काम करती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9वां नंबर सवाल, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? लिंग अनुपात का शब्द सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। लिंगानुपात इसी को कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यार ना केरल में 1000 से पार है, और सबसे कम कहाँ है? तो यार ना हरियाणा में, ठीक है। ये सब याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? जबरदस्त सवाल। तो यार ना राजस्थान के रावत भाटा, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। रावत भाटा जो है वह प्रसिद्ध किस लिए? तो यार ना परमाणु विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 16 दिसंबर 1973 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, भारतीय परमाणु विद्युत निगम के द्वारा, ठीक है। लगभग 1180 मेगावाट की यहाँ, ठीक है, कुल संसाधित क्षमता बताई जा रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रावत भाटा, तो कहाँ है परमाणु विद्युत केंद्र? रावत भाटा राजस्थान में। कब स्थापित हुई थी? 16 दिसंबर 1973 को। 1180 मेगावाट क्षमता है। नेक्स्ट आते हैं, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? जबरदस्त सवाल। तो यार ना निजता का अधिकार जो है वह किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में बताया गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की सिद्धांत, ये सारे जो है ना आपका अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसी को निजता का जो प्राइवेट जो निजता है कहा जाता है, वो आपका अनुच्छेद 21 में कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर सवाल, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? शानदार सवाल। तो यार ना मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही मेडिएवल हिस्ट्री का बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से एक टाइम पीरियड में कौन से जो विदेशी यात्री आए थे, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो याद रखना है शाहजहां के काल में जो विदेशी यात्री आए थे उसका नाम है निकोलो मनुची। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकोलो मनुची लगभग 1653 में भारत की यात्रा पर आए थे। याद रखना है 1653 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निकोलो मनुची कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना ये जो है ना इटली के रहने वाले थे, इटली, निकोलो मनुची। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कौन एक अधातु है? तो जानना है ये जो आयरन है, सोडियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारे धातु है, लेकिन फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन जो है वह एक क्या है? याद रखना यह एक अधातु है। नेक्स्ट आते हैं, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? कौन सी पाली जो है श्रवण से संबंधित है? तो याद रखना है श्रवण से संबंधित है शंख पाली। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण से का परिणाम है? चेरनोबिल जो है वह रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ के प्रदूषण के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेरनोबिल एक भयंकर परमाणु दुर्घटना थी। कब हुई थी? तो याद है 26 अप्रैल 1986 को, ठीक है। सोवियत संघ के यूक्रेन स्थित जो चेरनोबिल परमाणु विद्युत संयंत्र है वहीं पर यह घटित हुई थी। किसके कारण? तो यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट के कारण। कहाँ स्थित है? तो रूस यूक्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? केरल के तट जो होते हैं वहाँ रेडियो एक्टिव प्रदूषण होते हैं, वह किसके कारण होते हैं? तो यार ना थोरियम, बहुत ही जबरदस्त सवाल है थोरियम, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। थोरियम के कारण जो है केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों में रेडियो एक्टिविटी पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा कारण है थोरियम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है?
स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक कार्य जो है एक गुर्दे यानी वृक्क यानी किडनी भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुर्दे सैम के आकार जो अंग होती है वह स्तनपायी यानी स्तनधारियों में यह कार्य जो है उत्सर्जन संबंधित निस्ताबित करता है। कौन? गुर्दे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद को वृद्धि करने से संबंधित था? तो याद रखना, द्वितीय जो हरित क्रांति हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना उसका मुख्य उद्देश्य एक यह भी था, अंतर्विष्ट वृद्धि करना, मतलब आंतरिक जो क्षेत्र आर्थिक स्थिति है उसको वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकाल में यानी ठंडा के दिन में किस कारण से बरसात होती है? तो याद रखना पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है ज्योग्राफी का। तो याद रखना है उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो भारतीय के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ठंडे के दिनों में बरसात होती है उसका सबसे बड़ा कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो याद रखना पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह भूमध्य सागरी से आरंभ होने वाली एक असाधारण उष्णकटिबंधीय तूफान होती है। यह जो होती है भारतीय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आकस्मिक वर्षा करवाने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल 20 नंबर। कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरुआत की थी? बहुत ज़्यादा शानदार सवाल है। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है यह एक पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी है, इन्होंने सोचा था कि अगर हम समुद्र में अपना कब्जा जमा लेते हैं तो याद रखना वो भारत के सारे लगभग हिस्सों में अपना कब्जा जमा लेगा, क्योंकि विदेशियों को आगमन जो होती थी, रास्ते जो होते थे वह समुद्र के ही अपेक्षाकृत होती थी। इसीलिए समुद्र में अगर अपना दायित्व अपना स्थापित कर ले, अपना मतलब अपना हक जमा ले, तो वो जो होती है वह ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया था। यह पुर्तगाली नेता का क्या नाम था? तो याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि मिडावल हिस्ट्री का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ही ब्लू वाटर पॉलिसी यह शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह अल्बुकर्क के द्वारा बंद कर दिया गया था। ये भी शानदार सवाल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो यार ना कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है ना लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों लाइसोसोम को कहा जाता है? क्योंकि अगर मान के चलो ये कोशिका है और एक जगह कहीं घाव हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, मतलब स्ट्रक्चर बिगड़ गया, तो वो क्या करता है, यही कोशिका इसको अपने अंदर ले लेता है और उसी को भक्षण कर लेता है। इसी को हम लोग क्या सोचते हैं, वो खा गया। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं वो खुद अपने चीज वाले को, अपने ही अंग को क्या किया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। खत्म और समाप्त करने वाले चीज को क्या बोलते हैं? आत्महत्या। ठीक है, तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 22 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 44 यानी 44 में जो है, यह अनुच्छेद 44 में आपका समान सिविल संहिता यानी यूसीसी, ठीक है, इसका जिक्र किया गया है। अच्छा, इसके करंट अफेयर से संबंधित सवाल एक बता रहे हैं। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड, याद रखना है उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जो कि यूसीसी कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन जाता है। ऐसे तो गोवा में बहुत ही पहले से ही पुर्तगालियों के द्वारा यूसीसी लागू है ऑलरेडी, लेकिन कानून बनाने यानी पारित करने का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। कब? तो 27 जनवरी 2025। तो कहाँ यह इसका जिक्र है? तो यह अनुच्छेद 44 में। ये सवाल डेफिनेटली पूछेगा, फिक्स है, क्योंकि न्यूज़ में पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा है यह। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? नदी जोड़ो आंदोलन, ये बहुत ही शानदार सवाल यहाँ से बनेगी, क्योंकि अभी केन बेतवा जो है वहाँ से भी एक नदी की जुड़ाव हुई थी। ठीक है, याद रखना है केन बेतवा। चलिए, तो 23 नंबर बोल रहा है कि नदियों के युग्म में इसमें से कौन सा सर्वप्रथम जो है आपका जोड़ा गया था? तो यार ना सर्वप्रथम अगर जोड़ा गया था तो गोदावरी और कृष्णा को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पट्टी सीमा उत्पाद सिंचाई क्षेत्र से औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना है यह भारत की पहला नदी जोड़ो जो शुरुआत हुई थी गोदावरी कृष्णा से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर सवाल।
कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? मीर जाफर, बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना प्लासी के युद्ध, ठीक है, 1757 में जो हुई थी प्लासी का युद्ध, इसमें सबसे जबरदस्त अगर किसी ने गद्दारी की भूमिका निभाई थी तो वह मीर जाफर था, ठीक है। उससे किससे संबंधित है? तो प्लासी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो यार ना ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु जो होती है वह निम्न होती है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल में अशुद्धियां ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसकी हिमांक निम्न होती है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? जबरदस्त सवाल। तो यार ना दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें जो है वह पवनें कहाँ बहती है? तो यार ना समुद्र तल से स्थल की ओर, यानी समुद्र यानी पानी से जाकर जमीन की ओर जाती है। कब? दक्षिण पश्चिम मानसून के आर्द्र पवन जो होती है समुद्र से स्थल की ओर प्रवाह करती है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 27 नंबर सवाल। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो यार ना 2011 में जो है जनसंख्या कितनी थी? 1.21 बिलियन, यानी 121 अरब, ठीक है, 1 अरब 21 करोड़ भारत की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार थी। इसके जनगणना आयुक्त, मुख्य जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यार ना चंद्रमौली। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। चंद्रमौली साहब जो है वह कौन थे? तो याद रखना 2011 की जो जनगणना हुई थी भारत की उसके जो है मुख्य आयुक्त थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जबरदस्त सवाल ज्योग्राफी का। हीराकुंड जो नदी है यह किस नदी पर स्थित है? तो यार ना महानदी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महानदी जो है यह परियोजना कहाँ स्थित है? तो यार ना है उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, संबलपुर के निकट महानदी में बनाया गया क्या? हीराकुंड नदी, ठीक है। यह जो है ना संसार की सबसे लंबी बांध है, याद रखना है। हीराकुंड नदी जो है ना, हीराकुंड नदी परियोजना संसार की सबसे लंबी जो है बांध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? सभी स्लाइड को देखने के लिए व्यू स्लाइड सॉर्टर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यार ना झारखंड का। छऊ नृत्य जो है आपका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह जो है आपका जनजातियों के द्वारा यह नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कहाँ क्षेत्र में? तो यार है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन है झारखंड, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ होती है? तो यार है MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले इज इक्वल टू, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बराबर, यही इज इक्वल टू के बराबर ही, ऐसे ही इक्वल के बराबर फॉर्मूले का आरंभ होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत सुंदरवन जो क्षेत्र है उसी के आधार पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत कौन बता रहा है? तो सबसे पहले हमें बता रहा है कि समदाब रेखा दबाव के कारण होती है, बिल्कुल सही। समवर्षा रेखा धूप के कारण, ये नहीं, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? देखिए इकोनॉमिक्स का जबरदस्त सवाल। तो यार में सार्वजनिक जो कार्यों में निवेश किया जाता है वह जो है ना पूंजी व्यय के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? साइकिल जो फॉरवर्ड है उसमें किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो यार ना अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर सवाल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस राइट, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो यह रखना कर्सर को दाईं ओर अगले वर्ड पर मूव कराने के लिए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, NSDL का फुल फॉर्म क्या है? तो यह ना NSDL मतलब नेशनल, S मतलब सिक्योरिटीज,
डी मतलब डिपोजिटरी और एल मतलब लिमिटेड, यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 38 नंबर। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुई थी? तो यानी कोया विद्रोह जो हुई थी वह 1879 से 1880 यानी 1880 के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए खोंडा जो जनजाति है उसी के द्वारा यह कोया विद्रोह की शुरुआत हुई थी। चलिए 39 नंबर सवाल। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र जो है वह क्या कहा जाता है? तो वन अगर दिखा जा रहा है, जानवर यानी प्रकृति दिखा रही है, तो उस मानचित्र को थीमेटिक मैप कहा जाता है, थीमेटिक मैप। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। केले का खाने जो योग्य हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? तो यानी केले जो है ना अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति हम लोग खाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 सवाल हम लोग जो है जीके जीएस से संबंधित सवाल देख लिए, सारे प्रीवियस ईयर सवाल। अब हम लोग मैथ का सवाल देखेंगे, वो भी 30 सवाल रहेगी। आप सोचिए 30 सवाल यानी 30 चैप्टर आपका रिवीजन होने वाली है। मतलब आप सही जगह पे आए हैं, सही वीडियो को क्लिक किया है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़ रहिएगा। 30 सवाल रहेगा, सारे चैप्टर से एक सवाल रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। 41 नंबर सवाल सबसे पहले यहाँ दिया है, इतना जो अंक दिया गया है इसका सब सारे जो है ना औसत निकालने बोल रहा है। औसत यानी एवरेज, एवरेज यानी माध्य, माध्य किसको बोलते हैं? सबको जोड़ देंगे और के वो संख्या है उस संख्या से हम लोग भाग देंगे। तो यार ना सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो लगभग याद रखना 58 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद। और के वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 9, 9 से भाग दे देंगे। तो यार ना 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 6 54, 9 5 30, एगो 0 और 9 8 72, 9 9 81। ठीक है, तो इतना लगभग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग दे देंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हो रही, यानी 75 बराबर 2400, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा 125 लाभ कमाने बोल रहा है, तो 125 बराबर कितना हो जाएगा? तो 125 ऊपर चल जाएगा और ये 75 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 25 दिया 75, 25 पाँचे 125, ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, तो 8 पाँचे 40 हो गया और 2 0 यानी 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। श्रीमती सिंह का परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात, बचत यानी जो बच रहा है और खर्च जो हो रहा है, और इसका महीना जो इनकम है मंथली वह 27,500 है। तो मंथली इनकम किसको बोलेंगे? जो बचत है और व्यय को, दोनों को जोड़ देंगे उसी को। तो यानी 3x प्लस 8x दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है? 27,500। ये हो गया 11x बराबर 27,500, यानी x बराबर कितना हो गया? 27,500 बटे 11। तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 2 को 0 यानी 2500 जो है इसके महीने का जो x इक्वल टू 2500 निकला। अब बोल रहा है उस महीने में बचत कितना कर रहा है? बचत जो है शुरुआत वाले जो बचत कितना था 3, तो 3x माने थे 3x, तो x के साथ 2500 गुना कर देंगे तो 25 दिया 7500। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक खिलौने का 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 है, यानी 13% की हानि और 111% लाभ, यानी 11% लाभ यानी 111 x बटे 100 माइनस 13% हानि यानी 87, 13 घटा देंगे ना 100 से, बटे x। ठीक है, इजिकल टू कितना दोनों में अंतर है? 108 का। इसको एलसीएम लेंगे तो 100। ठीक है, 111 में 87 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और x इजिकल टू हो जाएगा 108। ठीक है, 24x बटे 100 इजिकल टू 8, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 108 गुना 100 बटे 24। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसी को हम लोग भाग देंगे तो यह रखना, ये 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108 और 12 दूनी 24। ठीक है, ये हो गया 90, तो 9 9 सॉरी ये 50 हो जाएगा, तो 5 9 45, 450। एक्स इक्वल टू कितना निकला मेरा? 450 निकला। ठीक है, अब इस पर 12% का लाभ का मान है, तो 450 में 12% या लाभ यानी 112 बटे 100, तो ये 1 0 कट गया, 12 पचे 60, 6 बचा 12
सॉरी इसको काट ही देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 9 45, ये हो गया 56, 6 9 54, 5 बचा और 5 9 45 और 5 50, 504 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 पारियां पूरी करने के बाद जो है सम्राट का औसत जो है 51 है, तो 11 गुना 51 कर देंगे, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 5 55 और 1 56 हो गया। ठीक है, औसत में 2 रन जो है बढ़ाने के बाद सम्राट को अगली पारी यानी 11 के बाद कितना हो जाएगा 12वीं पारी, और 2 इसमें बढ़ जा रहा है यानी 53 हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 3 बचा, 12 बचा 60 और 3 63 हो गया। इसको इसका इतना अंतर कितना हो जाएगा, तो 75 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगली पारी का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। ज़बरदस्त सवाल है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और रिवीजन भी ज़बरदस्त हो रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में काम कर रहा है, तो 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में काम कर रहा है, तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ही ईजी सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, प्लीज़ जुड़ रहिएगा। 47 नंबर सवाल, 11 विभिन्न प्रेक्षणों में एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 श्रेणी में से प्रत्येक में 3 वृद्धि कर दिया जाए तो समुच्चय का माध्यिका क्या हो जाएगा, तो माध्यिका जो है ना हमेशा समान ही रहेगी, इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फेरी वाला डिस्टर्ब कर रहा है। 48 नंबर सवाल, सेल ठीक है, 4 का पावर 11, 5 का पावर 5 और 3 का पावर 2 और 13 का पावर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर के आधार पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये 4 और भी टूटेगा, यानी 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और उसका पावर में 11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 और नहीं टूटेगा यानी इसका पावर में 5 लिख सकते हैं, 3 और नहीं टूटेगा यानी इसका पावर में 2 लिख सकते हैं और 13 का पावर और नहीं टूटेगा यानी 2 लिख सकते हैं। ये 11 दूनी 22 हो गया, 2 का पावर 22 इंटू 5 का पावर 5 हो गया, इंटू 3 का पावर 2 हो गया, इंटू 2 का पावर 13 का पावर 2 हो गया। चलिए नहीं यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में सबको जोड़ देना। ठीक है, तो 22 और 5 27 हो गया, 28 29 30 31, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया, अगर मान के चलो ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी सारे जो भुजा है ना सारे बराबर है आपस में, ये जो ऊंचाई है इसका मान दे दिया 2√3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार जबरदस्त बताएंगे। 2√3 हो गया। ठीक है, चलिए तो अगर ये 2√3 है, इसका मान भी दे देते हैं A B C और D। ठीक है, इसका मान दे देते हैं, यानी AB बराबर अगर हम मानते हैं 2x, इसका मान अगर हम 2x मानते हैं तो ये सारे भी 2x, इसका मान भी 2x, इसका मान भी 2x, तो ये आधा वाला कितना हो जाएगा, आधा वाला सिर्फ x होगा, बिल्कुल x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कर्ण, यानी AB बराबर निकालना है। ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AB बराबर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AD का स्क्वायर यानी 2√3 का होल स्क्वायर, त्रिभुज की ऊंचाई मेरा दे दिया है ना, तो यहाँ पर हमें निकालना है 2√3, ऊंचाई दे दिया है तो 2√3 इसका मान दे दिया है, इसी को पहले निकालते हैं। तो 2√3 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, माइनस BD का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, कितना हो गया 3x स्क्वायर। चलिए यहाँ तक सही है। अब मान के चलो जो D दिया है मेरा कितना दिया है, AD बराबर मेरा 2√3 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मान दे दिया आपका 3x स्क्वायर दे दिया। अच्छा ये x स्क्वायर तो रूट में कटिए जाएगा, ठीक है, तो 2√3 इजकल टू x। अब यहाँ पर देखिए ये इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा ना,
जैसे मान के चलिए यही था 4x² में एक x घटेगा तो 3x², x² उधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा, तो ये स्क्वायर x बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या √3 और x हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए √3 यहाँ पर कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 2, यानी x बराबर मेरा कितना निकला 2 निकला, यानी x को हम कितना माने थे यहाँ 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब कर्ण मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं √3/4a², √3/4a², यानी किसी बहल स्क्वायर निकाल देते हैं, तो किसी बहल यानी टोटल का लंबाई 4, ये 4, तो 4 × 4 निकाल देंगे, तो यह 4 √3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। अगर मान के चलो कोई एक त्रिभुज दिया गया है XYZ, ठीक है, अब बोल रहा है y एक समकोण है, यदि कोण x बराबर ये 60 डिग्री, तो डेफिनेटली ये वाला 30 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल को जोड़ने से 180 आना चाहिए। अब sec z यानी इसका मान कितना होगा, तो sec z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो sec z बराबर 30 हो जाएगा, यानी sec 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो sec 30 बराबर हो जाएगा √3/2/√3 होती है sec 30 बराबर, तो 2/√3 + 2/√3, इसको जो दोनों को जोड़ देंगे, नीचे हो गया 2√3, ऊपर हो जाएगा 4, तो 4/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 359 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 45 को सबसे बड़ी संख्या से भाग दे देंगे, तो कितना 9 9 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, 45 दूनी 90, फिर 9 फिर 9, 45 दूनी 90, कितना घट रहा है 9, ये 9 अगर घटा देते हैं तो ये तीनों से कट जाएगा, तो 999 में 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 999 में 9 घटा देंगे, सॉरी 45 कैसे 9 घटाना है, 9 से स्पल बच रहा है तो वही 9 ही घटाएंगे, तो 990 हो जाएगा। अच्छा 2 से स्पल भी बचना चाहिए तो 2 जोड़ देंगे, 992। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि दो संख्याओं का योग a है गुणनफल b है तो व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल दे दिया गया है, मतलब मान के चलिए पहला संख्या x दूसरा वाला संख्या y मानते हैं, तो x + y = a दे दिया, और गुणनफल यानी xy = b दे दिया। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1/x + 1/y, व्युत्क्रम यानी उल्टा करके जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा x + y और नीचे हो जाएगा xy, यही होगा ना। अब x + y का मान कितना दे दिया a, और वो xy का मान कितना दे दिया b, a/b, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 53 नंबर सवाल, 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री बचा है, ठीक है, मतलब रखा हुआ है। तो अगर मान के चलिए 40 छात्र और शिविर में आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 160 छात्रों वाले कितना खाएंगे वो देख लेते हैं। तो 160 छात्र टोटल दिया गया है, 10 दिन के लिए खाना बचा हुआ। अब क्या हुआ, 40 छात्र और आ गया, पहले कितना था 160, अब कितना आ गया 40, तो टोटल कितना हो गया 200। कितना दिन काम होगा नहीं चले, नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं कितना दिन चलेगा वो, ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0, ये 2 का 12 8, मतलब 8 दिन काम चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 3 नल ए बी सी जो है 4 6 12 में भर देते हैं, तीनों को एक साथ जोड़ देने से क्या होगा, 3 नल पहला वाला 4 घंटे, दूसरा वाला 6 घंटे, तीसरा वाला 12 घंटे, सबको जोड़ देंगे तो एलसीएम कितना होगा 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, यानी कितना होगा 3 2 5 और 1 6, 6/12 हो गया, यानी 1/2, तो कितना हो गया 3, दोनों जोड़ के तीनों मिलकर 2 घंटे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 घंटे में तीनों मिलकर काम भर देगा। नेक्स्ट आते हैं, एक तांबे की एक ठोस गोलाकार बॉल जिसका व्यास 14 यानी आर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे गलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले यानी फिर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबे तार के रूप में बदला जाता है, तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गोला दिया गया था उसका आयतन निकालेंगे, तो 4/3 पाई क्यू होती है, तो इसका निकालते हैं 4/3 पाई का पाई ही रख देते हैं, आर क्यूब यानी आर हम लोग निकल लेते 7, 7 का क्यूब 7 × 7 × 7, यही होगी, ठीक है, तो इसको हम लोग भागा देंगे इजिकल टू, अब यही आयतन जो है ना, यही आयतन किसके बराबर हो जाएगा, एक जो है लंबा तार बना रहा है, तो वो लंबा तार जो है आपका क्या हो जाएगा बेलनाकार आता है, तार क्या होती है बेलनाकार,
तो उसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी उसका जो आर है ना वो भी कितना है 14 ही व्यास बता रहा, तो उसका भी आर 7 ही हो जाएगा। आर स्क्वायर यानी 2 को लिखेंगे, एच यानी लंबाई, वही तो हमको ढूंढना है लंबाई कितना दिया है, तो एच यहाँ लिखा है। ये पाई पाई कट गया, ये 7 2 गो, ये 7 2 गो, ये एच कितना बड़ा हो गया, एच बराबर हो गया 7 चौक 28/3। देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 475 का अंकित मूल्य 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितना देनी होगी। देखिए शानदार सवाल है। 475 सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसमें जो है ना 15% की छूट दिया जा रहा है, तो वही बोल रहा है कि कितना रुपया छूट दे रहा है, तो उसका 15% ही निकाल देना है, बस आसान हो जाएगा। तो 5 दिया 15, ठीक है, अच्छा काटते नहीं है, 15 5 75 के 5 हाथ में बचा 7, ठीक है, 15 5 75 हो गया, 15 साती कितना होती है, 15 छक 90, 15 साती 105 और 105 और 105 और 7 112 यानी 2, 11 एलसीएम 11 बच गया, 15 चौक 60 और 11 71, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट बैठ जाएगा यानी 71.25। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक ग्राइंडर पर 3600 का अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ होता है। जबरदस्त सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अंकित मूल्य से सवाल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हाँ बनाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि उसका ना पहले लाभ हुआ 108 का, तो किस रूप में हुआ, किस अंकित मूल्य, किस मतलब क्रय मूल्य पर हुआ, नहीं क्रय मूल्य तो नहीं दिया है, तो यहाँ लिखते हैं एक्स, उसी का 108% का लाभ हुआ, और ये जितना बराबर है ना वो अंकित मूल्य कितना दिया 36, और एक बात हमेशा याद रखना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी 3600 का 10% की छूट दिया यानी 90/100, इसी के बराबर हो जाएगा। ये 100 कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो है आपका 90 108 गुना 36, हाँ ये सारे तो कट जाना चाहिए, सब कट जाएगा। देखते हैं, मतलब 300 3600 इंटू 90 बटे हो गया आपका 108, ठीक है, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 9 108 हो गया, ठीक है। ये 9 दाहें 90 कट गया, यानी 3 और 2 को 0 1 3 3000, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x² इजिकल टू 6xy। देखिए ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ लग रहा है क्योंकि 6xy भी है। चलिए इसी को हम लोग तोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे x², ठीक है, और 6x है ना इधर ले आएंगे -x, तो ये x² माइनस 6xy, ठीक है, प्लस 9y² लिख देते हैं, यहाँ तक सही है। अब x² को हम लोग x² ही लिखते हैं, ये 6 को तोड़ देंगे तो 2 इंटू 3 2 इंटू एक्स इंटू 3y, ऐसे टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, प्लस ये 3 का y का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये तो लिख सकते हैं 3 3 9 9y² हो जाएगा। तो देखिए ये x का मान, a का मान x हो गया, b का मान 3y हो गया, यानी x अनुपात y का मान क्या हो जाएगा, ये 3:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 3:1, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक स्कूल में 1/10 लड़कों की और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर लड़कों की संख्या x मानते हैं, बॉयज़ अगर x मानते हैं और गर्ल्स अगर हम y मानते हैं तो बनाते हैं, तो x यानी x/10 लड़का, ठीक है, बराबर है y/4 लड़कों के बराबर है, ठीक है। चलिए इसी को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x y हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 10, यानी x का मान ही हो जाएगा 10 और y का मान उसी का नीचे वाला हो जाएगा 4, ठीक है। अब बोल रहा है कि तथा 5/8 लड़कियों कि 1/4 लड़कियों की संख्या के बराबर है, तो उन लड़कियों, अच्छा एक ही को से हम लोग निकाल भी सकते हैं, तो देखिए ना 5, इसको अगर 5 और ये 2 मतलब 5 2 2 5 10 2 चौके 5 2 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। इसको निकालने का जरूरत नहीं, एक ही को से निकल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 8 संख्याओं को 27 है, तो पहले सबसे पहले 8 गुना 27 कर देंगे तुरंत, 8 7 56, 5 बचा, 8 2 16 और 5 21 216 हो गया, ठीक है।
यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या हो जाएगा। जबरदस्त सवाल यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में जो है ना 8 से गुना कर दिया जाए तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा। 8 से गुना कर देंगे प्रत्येक संख्या को तो अभिष्ट संख्या तो 216 ही होगा, क्योंकि 8 संख्या ही है और 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 216 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक प्रेप स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों की औसत वजन 16 है, यानी 30 गुना 16। ठीक है, अब बोल रहा है कि शेष छात्र, शेष किसने पता 20, तो 20 छात्रों की औसत 15.5 है, प्लस 20 इंटू 15.5। ठीक है, अब ये दोनों का टोटल का औसत कितना हो जाएगा, टोटल को जोड़ के टोटल संख्या कितना बच्चा है 50 से भाग दे देंगे, तो 16 × 48 यानी 480 प्लस 15 155 गुना 2 कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। ठीक है, और एक जीरो बैठेगा लेकिन एक बार पॉइंट बैठ जाएगा तो जीरो हटिए जाएगा, नीचे है 50। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 3 7 8 1 9 1 0 7 से 90 और 50 हो जाएगा। ये जीरो कट जाएगा, 5 से 9 को भाग देंगे तो 15.8 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक पति और पत्नी की औसत आयु का विवाह के समय 23 वर्ष थी। ठीक है, तो यानी 23 गुना 2 46 हो गया। बोल रहा है कि 5 साल बाद, यानी 5 साल इसको भी जुटेगा 5 साल इसको भी, दोनों को पति पत्नी को जुटेगा, यानी 10 साल टोटल जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 5 साल दोनों को जोड़ देंगे 10 साल जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। 5 साल बाद 1 साल का एक लड़का होगा, यानी 1 साल और जुट जाएगा, कितना हो गया 57। ठीक है, 57। बोल रहा है एक जिस समय बच्चे का जन्म हो, यानी फिर 1 साल पहले इन तीनों का औसत कितना हो जाएगा, तो 1 साल सब में घटाएंगे तो इसका पति पत्नी का भी 1 साल घटेगा, एक साल यानी 2 साल, फिर एक बच्चा का 1 साल यानी 3 साल घटेगा, तो 57 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 54। और टोटल कितना बच्चा मतलब पुरुष कितना परिवार में आदमी है, तो यार ना 3 सबको भाग दे देंगे फिर 3 से, तो यार ना ये 18 3 54 यानी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि बिक्री मूल्य का लाभ 20% हो तो लागत मूल्य पर लाभ क्या हो जाएगा। अगर 20% लाभ हो, यानी लाभ अगर 20% हो, लागत मूल्य पर क्या हो जाएगी। लागत मूल्य हमेशा क्या होती है, तो लागत मूल्य हमेशा क्रय मूल्य के बराबर होती है। क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य अगर 100 मानेंगे और 20% लाभ हो रही है तो 100 को 20 से घटा के देखें तो 80 ये नीचे रहेगा। परसेंटेज के लिए 100 10 10, यानी 20 चौके इसको मानते हैं तो ये 25 चौक 25%, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये में खरीदा और 750 रुपये में खरीदा रेडियो। ठीक है, वह टीवी को 20% लाभ पर और रेडियो को 5% की हानि पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि क्या हो रही है। सबसे पहले 2000 में एक टीवी खरीदा था, तो 2000 में अगर वो टीवी खरीदा यानी 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी 2000 और 20% लाभ यानी 120/100। ये 2 जीरो कट गया तो 12 दूनी 24 यानी 2400 हो गया। ठीक है, मतलब इतना में बेच रहा है 2400 रुपया में। अब बोल रहा है रेडियो को ना 5% की हानि पर बेच रहा है, यानी खरीदा कितना में था 750 में, 5% की हानि यानी 100 में 5 घटाएंगे तो 95, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो ये 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 5 19 बार में ये गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा लगभग 712.5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल मान निकल जाएगा 712.5 हो जाएगा। अब 24 और 712.5 को जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा लगभग 3112.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 3112.50 इतना रुपया हो जाएगा। अब हमें लाभ कितना हो रहा था, तो 3112.5 में हमें टोटल जो लाभ है वह टोटल कितना में खरीदे थे 2000 और 750, ये इसी में खरीदे ना, वही हम लोग घटा देंगे तो 2000 और 750 यानी 2750 घटा देंगे तो 3112.5 में 2750 घटा देंगे, 2750 हम लोग
घटा देंगे तो याद रखना ये घटाने के बाद कितना हो जाएगा 362.5 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 362.5 और वो भी लाभ हो रही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव में भाग लिया, एक ने 40%, दूसरे ने 36% लाया। यदि मतों के कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी कितना, अच्छा एक प्रत्याशी लाया 40, दूसरा प्रत्याशी लाया 36, ठीक है, टोटल कितना होता है हमेशा 100, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो याद रखना 76, बचा कितना 76 घटा देंगे तो तीसरा प्रत्याशी 24% लाया और टोटल कितना आता है 36,000, तो 36,000 का 24% हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 गुना 24, तो 36 गुना 24 कितना हो जाएगा लगभग 8640। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8640 जो है तीसरा जो है आदमी लाया था, तीसरा प्रत्याशी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए बहुत ही ज़बरदस्त तो बहुत ही शानदार सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का। यहाँ पर बोल रहा है 680 मीटर इमारत की एक जो है शीर्ष से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी अगर मान के चलो ये एक इमारत है, वहाँ से शीर्ष पर एक 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये है मेरा 45 डिग्री, और वही इमारत के आधार से टावर की टोटल ऊंचाई की जो है ना वहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ऐसे ही है, ठीक है ऐसे। अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, हमें टोटल ऊंचाई मीनार टोटल टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी है, और आप अगर कॉन्सेप्ट सवाल से पढ़ेंगे, बेसिक सवाल से पढ़ेंगे तो वो भी आसान है, और अगर हम ट्रिक से देखेंगे तो वो भी सवाल आसान रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ लेते हैं, बेसिक से पढ़ लेते हैं। तो याद रखना है सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं A B C D और ये E मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं AB टोटल, ये मीनार है, इसका मान लेते हैं X, ठीक है, इसका मान लेते हैं X की ऊंचाई, और CD कितना हो जाएगा, ये CD कितना हो जाएगा, तो ये CD का मान हो जाएगा आपका 680, क्योंकि ये दिया हुआ है 680 मान दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर अगर हम AE निकालेंगे, AE यानी इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल का मान X और 680 घटा देंगे तो इसका मान हो जाएगा X माइनस 680 हो जाएगा ना, ठीक है, X माइनस 680 मान हो जाएगा। अब कौन त्रिभुज AED ये छोटा वाला त्रिभुज में हम लोग निकालते हैं, तो tan 45, यहाँ का मान 45 डिग्री है तो 45 बराबर 1 होती है, बराबर AE यानी इसका मान कितना है X बटे X माइनस 680 बटे ये ED का मान कितना है, ED का मान नहीं पता, तो ED का मान वही हो जाएगा जो उसका ऊपर में, क्योंकि बराबर में का एक है तो ED बराबर कितना हो गया, ED बराबर मेरा हो गया X माइनस 680 हो गया। चलिए यहाँ तक सही है। जब ED बराबर X माइनस 680 तो BC बराबर भी तो वही हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो समानांतर है, तो BC बराबर भी वही हो जाएगा X माइनस 680। अब 60 डिग्री का मान निकालते हैं। 60 डिग्री का मान क्या होती है, √3, tan √3 इजिकल टू कितना हो जाएगा AB का मान कितना है, तो AB का मान हम लोग कितना माने X, तो X बटे X, और BC का मान अभी निकाल लेते हैं X माइनस 680 हो जाएगा, ठीक है, X माइनस 680 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये मेरा क्रॉस मल्टीपल के बाद कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा √3x माइनस 680, √3x माइनस, ठीक है, √3x माइनस 680 √3 इजिकल टू x हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब x को एक साइड ले आते हैं तो √3x में एक x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो √3, अच्छा उसको कॉमन ही ले लेते हैं, अगर √3x है माइनस x है तो √3x में x कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, √3 माइनस 1 बचेगा ना, √3 माइनस 1 बचेगा, इजिकल टू √3 माइनस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 680 √3, यही हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ तक हो सही है। अब x इजिकल टू मेरा कितना हो जाएगा 680 √3 बटे √3 प्लस माइनस 1, ठीक है, इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऊपर वाला जब भी गुना करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, उसको अगर एलसीएम में ले लेंगे तो 680
और 3 रूट प्लस रूट 3 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे मेरा कितना हो जाएगा, नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर यानी 2 का 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 में 1 गया तो 2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ काट देंगे तो 340 3 प्लस रूट 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था, ज़बरदस्त एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ भी हम लोग पढ़ लिए। इसी का अगर हम लोग ट्रिक्स देखेंगे, ट्रिक्स बहुत ही ईजी रहता है। देखिए ट्रिक्स, हाँ समय पर याद होना यही बहुत महत्तम कहलाएगा, समय पर याद ही नहीं होती है ट्रिक्स, इसीलिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक्स से क्या कहलाएगा, √3 मान लेते थे सबका, टोटल ऊंचाई मीनार की ऊंचाई √3 मान लेते हैं। ठीक है, तो √3 इजिकल टू कितना हो गया, √3 एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 680 ये मान हो जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 680 बटे √3 माइनस 1 ये हो जाएगा। इसी को √3 अगर हम लोग काटेंगे तो ये मेरा 2 से कट जाएगा और वही फिर राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो 340 3 प्लस √3 राइट आंसर हो जाएगा। ये याद नहीं होगा, पहले हम लोग बेसिक जो पढ़े वही सही है। 340 √3 प्लस 1 देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला ज़बरदस्त सवाल 67 नंबर। एक ट्रेन जो है 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति क्या हो जाएगा। अगर मान के चलो टोटल दूरी है 35, तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। समय कितना है 10 मिनट, यानी मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 में बदल देंगे, बिल्कुल सही। अगला बोल रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, लेकिन दूरी बराबर निकलना है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 20, समय कितना है 5 घंटा, तो 5 और समय 5 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए 5/60। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी सही है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ये 1 0 ये 1 0 35/6 प्लस ये 1 0 ये 1 0 5 दूनी 10/6। ठीक है, नीचे वाला एलसीएम लेके 6 ऊपर ऊपर जुट जाएगा, यानी 45/6 हो जाएगा। ठीक है, ये 45/6 हो गया। कुल समय कितना लगा था 15 मिनट, कहें कि यहाँ 5 मिनट और यहाँ 15 मिनट, यानी 15 मिनट में ये लोग कितना दूरी तय कर रहा है 1/4 घंटा। ये 15 मिनट यानी 1/4 घंटा, 15 मिनट में 1/4 घंटा। अब औसत औसत चाल हमें निकालना बोल रहा है, तो औसत चाल यानी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना निकला था मेरा, तो कुल दूरी मेरा निकला था 45/6 और कुल समय मेरा कितना होगा 1/4 घंटा, 1/4। तो ये 4 को डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 3 15 दिया 45, ये हो गया 2 दूनी 15 दूनी 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, कितना हो जाएगा 67 था ना 68। चलिए ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेसिक सवाल है, यह आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग का मान निकालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर कॉमन हमें करना पड़ेगा, बहुत ही इजी सवाल है। ऐसे सवाल जो है ना भाग देने से बहुत ही टफ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो है ना हर, ये देखिए इसको हम लोग एक समान ले आएंगे। ये 5 9 और 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 45, तो नीचे वाला सबको हम लोग 45 बनाएंगे। तो देखिए 5/9 है, इसको हम लोग 45 बनाएंगे, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 5 25/45 हो गया। ठीक है, पहला वाला 25/45 हो गया। दूसरा वाला कितना हो जाएगा, तो जब पहला वाला 25/45 हो गया, तो दूसरा वाला क्या हो गया 8/3। 8/3 मतलब फिर उसमें 15 से गुना करने का पड़ेगा, क्योंकि 3 है नीचे, तो 15 या 45 और 15 6 90, यानी 15 8 90। ठीक है, तो 90/45 हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला 7/5 है, सॉरी हाँ 7/5 है, तो 7/5 को 5 को हम लोग 45, तो 9 से गुना करने पड़ेगा, तो 9 7 63/45। ठीक है, फिर 3/5 है, 3/5 यानी नीचे 5 है, तो 5 9 45, 9 से गुना करेंगे तो ऊपर 9 27/45। यहाँ तक सही है। ऊपर में अगर 45 नहीं 1/9 है, तो 1/9 यानी 9 5 45, 5 से गुना करें तो ऊपर में 5/45 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर हर जो दिया गया है, यह हर अगर समान रहेगा
तो जो ऊपर हम लोग देखेंगे, ये हमेशा याद रखना, जो चीज़ बोल रहे हैं वो हमेशा याद रखना जहन में। अगर हर समान कर लिए तो ऊपर देखेंगे, ऊपर में जो संख्या सबसे छोटी रहेगी वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, यानी 5/45, यानी 1/9 सबसे छोटा है। ठीक है, उससे बड़ा कौन है, 5 के बाद कौन है, तो उसके बाद है 25, तो यानी 5/9 इसके बाद है। ठीक है, उसके बाद कौन है, 27। 27 किसको माने थे, 3/5, तो 3/5 इससे बड़ा है। उसके बाद कौन हो जाएगा, 63, तो 63 किसका मान थे, 7/5, तो 7/5 इसका मान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 90 है, यानी 90 किसको माने थे, 8/3, तो 8/3 हो जाएगा इसका मान। ये वाला हो जाएगा आरोही आरोही क्रम। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए। ठीक है, 1/9, 5/9, 3/5, 7/5 और 8/3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि एक नया कॉन्सेप्ट भी आप सीखे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 69 नंबर सवाल। बहुत ईजी सवाल है 69। जो लोग केवल अंग्रेजी के समाचार पत्र पढ़ते हैं, अंग्रेजी में समाचार पत्र कौन पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं 123, 206 और 325, सबको जोड़ देंगे, 6 5 11, 12 13 14। ठीक है, लास्ट में 14 यानी 4 है, तो ऑप्शन नंबर 2 654। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेक्षण में किए गए कुल संख्या कहते हैं, सबको जोड़ देंगे तो सबको जोड़ देने से 1936 लगभग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हाँ, अब हम लोग आते हैं रीजनिंग का। 30 सवाल हम लोग मैथ का देख लिया, अब रीजनिंग का आते हैं। चलिए, आर का मतलब ई है, ई का मतलब 2 है, ए का मतलब 3 है, सी का मतलब 4 है, टी का मतलब 5, आई का मतलब 6, बी का मतलब 7, ई का मतलब 8। तो दिया गया है कि ऑप्शन के आधार पर कौन ऐसा संख्या कूटबद्ध करेंगे जिसे एक जो है सार्थक शब्द बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 4। 4 मतलब कितना है, 4 का मान है सी। उसके बाद 1, 1 का मतलब कितना है, आर। ठीक है, सी आर। उसके बाद कितना है मेरा, 2, 2 का मान कितना है, ई। ठीक है, ई हो गया आपका। फिर 3 है मतलब ए, फिर 5 है यानी टी, 6 है आई भी ई, यही है क्रिएटिव। पहला ही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्रिएटिव एक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 नंबर सवाल। चलिए, यहाँ सवाल दिया गया है, सभी कीड़े मच्छर हैं, सभी को जैसे ही दे दिया सबको घेर देंगे, सभी कीड़े मच्छर हैं, ऐसे ही घेर देना। ठीक है, सभी मच्छर पक्षी है, सभी मच्छर को घेर देना पक्षी के आधार पर। तो सभी मच्छर कीड़े हैं, सभी मच्छर जो है कीड़े हैं, तो सभी मच्छर कीड़े नहीं हो जाएगा, सभी कीड़े मच्छर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मच्छर कीड़े हो जाएगा, तो पहला गलत बता रहा है। दूसरा, सभी कीड़े पक्षी हैं, सभी कीड़े जो है ना पक्षी, हाँ सभी कीड़े को तो घेरा हुआ है, तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर, केवल 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं 73 नंबर सवाल। देखिए, यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त और सवाल दिया गया है, बी सी डी ई एफ जी 3 जुटा, एच आई जे के एल एम एन, लास्ट में एन है। ठीक है, एम एन हो गया, तो ओ पी 2 जुटेगा, तो लास्ट फर्स्ट में पी हो जाएगा। चलिए, या तो 2 या तो 4, ये दोनों कट गया। ठीक है, आगे बता रहा क्यू, पी क्यू, आर एस टी 3 जोड़ा, यू बी 2 जोड़ा, डब्ल्यू एक्स 2 जोड़ा, वाई जेड ए 3 जोड़ा। ठीक है, ए हो गया। उसके बाद ए बी सी डी ई, फिर 3 जोड़ेगा तो ई हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। हाँ, तो पी ई दोनों में है, यानी अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। टी यू भी 2 जोड़ा, यू भी। इसके बाद हो गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी 2 जोड़े, बी सी डी ई एफ जी, डी ई एफ जी 3 जोड़ेगा ना, हाँ तो 3। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 जुटेगा, 2 3 ऐसे ही जुट रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सी का 5, एफ का 5, C2 F5, आई का 11, एल का 17, खाली जगह ये दिया गया। ठीक है, तो खाली जगह क्या हो जाएगा, शानदार सवाल है। देखिए, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यानी ओ होगा, तो पहला दूसरा और तीसरा कट जाएगा।
ओ फिक्स है। 2 के बाद 5 गया, उसके बाद 11 गया, उसके बाद 17 गया, तो उसके बाद 23 होगा ना, क्योंकि सब अभाज्य संख्या है, तो 23 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए 39 है, ठीक है। गुना को आपस में बदल देते हैं, क्या किया है, तो यहाँ पर जो भागा दिया है ना वो गुना में बदल गया, सॉरी गुना को भागा में बदल दिया। उसके बाद 3 है, फिर प्लस को क्या किया, माइनस कर दिया 10, फिर माइनस को प्लस कर दिया 13, और भागा को गुना कर दिया, सबको आपस में बदल दिया। 13 तिया 39, 13 हो गया, माइनस ये 10 प्लस 13 दूनी 26 हो गया, तो 13 तिया 39 माइनस 10 हो गया, यानी 29 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नीचे दिए गए जो उपरोक्त दीपक और सतीश के बीच में कितने मतलब छात्र बैठे हुए हैं, यही सवाल कर रहा है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, हाँ, नीचे दिए कथन को पढ़ना है, और 20 छात्रों का एक समूह की पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। राजेश बाएं से 5वें स्थान पर, राजेश जो है ना बाएं से 5वें स्थान पर है। उसके बाद सतीश दाएं से 5वें स्थान पर है, सतीश भी दाएं से 5वें स्थान पर है। सतीश जो है दाएं से 5वें स्थान पर, ठीक है। दीपक राजेश और सतीश, राजेश और सतीश के बीच में कहीं पर बैठा हुआ, यहीं पर कहीं है, ठीक है। उपरोक्त प्रश्न उत्तर देने के लिए नीचे दी गई अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता, मतलब इसके अतिरिक्त कौन सा जानकारी लग रहा है आपको। सबसे पहले दीपक के दाहिनी और सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं, ये कन्फर्म है, नहीं। राजेश और सतीश के बीच में 9 छात्र हैं, राजेश और सतीश के बीच में 9 छात्र, ये 5 और 5 10 हो गया, और इधर 9 यानी 19 ही जा रहा है, जबकि टोटल 20 है, तो दूसरा भी गलत बता रहा है। दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, अगर मान के चलो दीपक यहाँ पर बैठा हुआ तो इसके बाईं ओर 8 छात्र हो जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पर ये 5 और 3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 5 3 8, ये एक सही जा रहा था, क्योंकि इधर 8 हो जाएगा और इधर मेरा 5, 8 5 13, और बीच में यहाँ 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही। सतीश के बाईं ओर दीपक सहित 14 छात्र हो जाएंगे, तो ये भी गलत है, तो 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 8 दोस्त है जो ABCDFGH, ये एक गोले पर बैठा हुआ। सबसे पहले गोला बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हो रहा ए बी के ठीक सामने बैठा हुआ, यानी ए को कहीं भी अगर बैठाएंगे, मान लेते हैं यहाँ ए को बैठाते हैं, तो उसी के सामने यानी को जस्ट अपोजिट बी को बैठाना पड़ेगा। और ई के ठीक सामने एफ बैठा हुआ, यानी ई को अगर कहीं भी बैठाएंगे, यानी मान के चलो यहाँ बैठाते हैं ई को, तो जस्ट यहाँ पर एफ बैठाना पड़ेगा, जस्ट इसका ओपोजिट साइड। सी जो है ई और ए के ठीक बीच में बैठा हुआ, यानी सी यहाँ बैठेगा ए और ई के बीच में। डी ए के ठीक दाहिने ओर पर बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर डी बैठ जाएगा, ठीक है। ए के ठीक दाहिने ओर बैठा हुआ है। उपरोक्त आधार पर हमें दी गई जो अतिरिक्त जानकारी कौन सी आवश्यकता होनी पड़ रही, ताकि सबको पता चल जाए कि सारे जो कहाँ पर बैठा हुआ, ठीक है। ए सी और डी के बीच में है, यह अतिरिक्त जानकारी नहीं है। सी जो है जी के ठीक सामने बैठा हुआ, सी जो है ना जी के ठीक सामने, ये मतलब यहाँ जी अगर बैठ जाएगा तो बचेगा सिर्फ कौन, एच, तो यहाँ बैठ जाएगा, तो बी ऑप्शन 2 है जो है ना, ये हमें ज्ञान को पूरा कर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, हाँ ये भी शानदार सवाल है, ये से सवाल बनते हैं, ठीक है। एस सी आर, आर के बाद यहाँ क्या है, एच, तो यहाँ एच बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। आर के बाद अगर एच है तो बिल्कुल बैठा सकते हैं, एस सी आर। फिर डब्ल्यू से पहले एच होना चाहिए, तो डब्ल्यू के पहले यहाँ जी हो जा रहा है, मतलब एच मेरा गलती जा रहा है, नहीं बैठा पाएंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 20 को है, तो 5 में भाग में बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 यानी 5 ये को हुआ, 1 2 3 4 5 यानी 5 ये हुआ, 5 ये हुआ, 5 ये हुआ, ठीक है। 5 बोला, सबके लास्ट में डब्लू है, यानी फिक्स है
यहाँ पर W, यहाँ पर W, तो फिक्स है यहाँ भी W ही होगा, ठीक है, वहाँ भी W होगा, तो लास्ट वाला W हो जाएगा, चारों में W है। चलिए यहाँ से कंफर्म नहीं हो रही है। अगला आते हैं, अगला है SCRR, अगर E बैठा देते हैं तो एस्क्रीव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम E बैठाते हैं तो एस्क्रीव हो जाएगा, फिर यहाँ पर C बैठाएंगे, फिर यहाँ E बैठाएंगे तो एस्क्रीव हो जाएगा, फिर यहाँ S बैठाएंगे, C बैठाएंगे तो यहाँ पर, अच्छा E के बाद F बैठाना पड़ेगा, सब में एक जा रहा है तो फिर G आ रहा है तब ना यहाँ F होगा। हाँ ठीक 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 ठीक, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही जा रहा है। कैसे, हम लोग पहले देख लेते हैं कैसे सही जा रहा है। सबसे पहले SCREW, ई हो गया, फिर SCRFW, मतलब ई के बाद F हो गया, ठीक है, यहाँ भी हो गया, फिर यहाँ S है तो S हो गया, फिर AC हो गया, फिर SC, फिर यहाँ पर R हो जाएगा, SCR, F के बाद G हो गया, फिर W, फिर SCRHW, ठीक है, तो SCR, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया। नेक्स्ट आते हैं 79 नंबर सवाल, जबरदस्त सवाल है, बोर्डमस का सवाल। 79 नंबर, सबसे पहले क्या किया, तो भागा को प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस को माइनस कर दिया, उसके बाद माइनस को क्या किया, गुना कर दिया, माइनस का अर्थ गुना, ठीक है, 4, फिर गुना का अर्थ भागा, 4, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। 4 एकम 4, 3 एकम 3 हो गया, देखिए ये +3 ये +3 -3 कट जाएगा, सिर्फ 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हर्षद की आयु उसके बेटे की विजय की आयु से 4 गुनी है। हर्षद की आयु उसके बेटे की उम्र की आयु से 4 गुनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं विजय जो उसका बेटा है उसका उम्र x मान लेते हैं, तो उसका पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 4x। चलिए यहाँ तक सही है। अब बोल रहा है कि 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुनी थी, यानी 4 साल पहले। तो 4 साल पहले अगर माना है तो सुधा की उम्र कितना हो जाएगा, 4 साल पहले अगर माना है तो सुधा की उम्र कितना हो जाएगा, 4, x इसमें घटाना पड़ेगा, तो x में 4 घटाएंगे, ठीक है, तो सुधा की उम्र कितना हो जाएगा, बेटे विजय की आयु से 6 गुनी, तो 6 साल, 6 गुना कर देंगे, और अभी यानी वर्तमान में लाने के लिए 4 फिर जोड़ देंगे, तो अभी वर्तमान उम्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 6x माइनस 6 24 और +24 यानी -24 +24, तो माइनस प्लस माइनस यानी 24 में 4 घटाएंगे तो 20, यानी 6x माइनस 20 हो जाएगा। किसका उम्र, तो उसकी सुधा यानी उसकी बेटी की उम्र, सुधा की यही उम्र है सुधा का, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि जो सुधा की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, सुधा की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। देखते हैं, सबसे पहले उपरोक्त प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए, उसकी अतिरिक्त जानकारी कौन सा है। 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। देखते हैं ये अप्लाई करके, 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष, जो उसके पिता की उम्र कितना, 4x, इसका 4 वर्ष बाद यानी 4x + 4, ठीक है। और ये जो माइनस जो सुधा की उम्र है इसमें भी 4 जोड़ देंगे, मतलब 4 अगर जोड़ेंगे तो -x, इसमें देखिए 4 जोड़ देंगे तो माइनस प्लस माइनस यानी 6x माइनस प्लस माइनस, यानी ये मेरा हो जाएगा इसको दोनों का अंतर, तो 6x माइनस 20 + 4, ये दोनों का अंतर कितना बोल रहा है, सिर्फ 4 बोल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब ये देखिए, ये +4 ये -4, यहाँ माइनस, ये जब माइनस कटे जाएगा माइनस, तो इसे देखिए माइनस कैसे हट जाता है, 4x + 4, ये माइनस प्लस माइनस 6x माइनस माइनस +20 और माइनस प्लस माइनस 4 इजिकल टू 4, तो ये 4 कट गया, बचा सिर्फ 6 4, ये हो गया मेरा -6x और 4x यानी -2x इजिकल टू, ये 20 उधर ले जाएंगे तो माइनस 20 इधर हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस यानी -16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 8 16, माइनस माइनस भी कट जाएगा 8,
x इक्वल टू 8 हो गया। तो सुधा की उम्र क्या है, तो सुधा की उम्र तो ये हम लोग निकाले थे, तो 8 छक 48 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 28 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सही बता रहा था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए कनाडा को ये कहा गया, तो ममता को क्या बोलेंगे। देखिए सी का अल्फ़ाबेटिकल नंबर कितना में आता है, 3, ए का 1 आता है, एन का 14 आता है, सबका नंबर है। ठीक है, फिर ए का 1 लास्ट में, तो एम का कितना होता है 13, फिर 1 का 1, फिर 13, फिर 20, फिर 1, तो 13 11 32 01, 13 11 32 01, 13 11 32 01, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बेंच को EHQFK कहा, तो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, 82 नंबर सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। तो देखिए BCDE 3 घटा, EFGH 3 घटा, मतलब 3 बढ़ रहा, MNOPQ 3 बढ़ रहा है, HIJK 3 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 3 बढ़ रहा है, BCDE इसमें भी जोड़ेंगे, ABCD तो ED हो जाएगा, LMNO EDO हो जाएगा, BCDE EDOE हो जाएगा, उसके बाद STUV इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, तो कितना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हाँ ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए खाली जगह में ढूंढना, 17 से 19 किया, 17 से 19 किया यानी 2 जोड़ा, फिर कितना जोड़ेंगे, अगर हम 23 लिख देंगे तो 4 जुड़ेगा, फिर 23 में 29 जुड़ेगा तो 6 जुटेगा, और 29 में 37 8 जुटेगा, बिल्कुल 23 राइट आंसर हो जाएगा। 23 क्योंकि 19 का 23 4 अंतर, फिर 23 से 29 8 अंतर, माने सब में 2 जुड़ रहा है, 2 गुना, फिर 2 गुना जो है 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ऐसे ही जुड़ रहा था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पी का अर्थ प्लस है, सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है 7, आर का मतलब क्या है गुना, उसके बाद 9 है, फिर पी का मतलब प्लस है, उसके बाद 11 है, फिर एस का मतलब माइनस है। ठीक है, एस, फिर 9 है, फिर टी का अर्थ हो गया भागा। ठीक है, टी का अर्थ भागा हो गया, और फिर हो गया आपका 3, फिर पी का अर्थ फिर प्लस हो गया, और 6 हो गया, सबका मान 3 तिया 9, और 7 9 63, और 1 63, और 11 63 64, यानी 74 हो गया, ये हो गया। तो 74 में 6 जोड़ देंगे तो 80 माइनस 3 यानी 77 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ। ठीक है, चारों ओर बैठा हुआ, अब यहाँ पर बोल रहा है कि मीना पद्मा के दाईं ओर है, तो मीना को अगर कहीं बैठाएंगे, मीना को मान के चलो यहाँ बैठाते, तो पद्मा यहाँ बैठाना पड़ेगा क्योंकि इसके दाईं ओर है, तथा वीना कृष्णा के बाईं ओर है। अच्छा, तो कन्फर्म तो हो गया, कृष्णा के बाईं ओर, कृष्णा यहाँ बैठेंगे तब ना इसका बाईं ओर वीना हो जाएगा। वीना के बाईं ओर और दाईं ओर कौन कौन बैठा हुआ है, तो वीना के बाईं ओर और दाईं ओर कौन कौन बैठा हुआ है, तो बाईं ओर की कौन हो गया मीना, और दाईं ओर कौन हो गया कृष्णा, तो मीना कृष्णा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, आज अगर शनिवार है तो 27 दिन बाद क्या हो जाएगा, 27 दिन बाद यानी 27 को 7 से भाग देंगे क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होती है, तो 7 या 21 यानी कितना बचा 6, बस शनिवार में 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि नीचे दिए गए शब्दों को, अच्छा डिस्कवरी जो होती है ना, डिक्शनरी जो होती है उसी के आधार पर लिखना है, और तीसरा स्थान पर क्या हो जाएगा वो हमें ढूंढना है। सबसे पहले एस, सब में एस है यानी अभी नहीं पता चलेगा, उसके बाद क्या है यू, सब में यू है अभी नहीं पता चलेगा, उसके बाद एन है, उसके बाद एन है, मतलब फिर भी सन 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 सब में है, मतलब अभी नहीं पता चलेगा कि कौन शुरुआत में है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें देखना है, एन के बाद यहाँ आई है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, फिर यहाँ मतलब ये एक वाला लास्ट में होगा, ये कन्फर्म है क्योंकि ई पहले आता है आई बाद में आता है, फिर यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी ई, यहाँ भी, उसके बाद टी, उसके बाद टी, उसके बाद टी, उसके बाद आई है, उसके बाद एच है, उसके बाद टी है, यानी उसके बाद देखा जाए तो ये वाला पहले हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाद एच है ना, तो एच पहले आता है, उसके बाद टी आती है, तो सन थी, ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका, उसके बाद
एच के बाद आई होती है, तो एच के बाद आई, तो तीसरा नंबर ये वाला हो जाएगा, ये 2 नंबर में आ जाएगा, फिर ये 3 नंबर में हो जाएगा क्योंकि टी लास्ट में आ रहा है, और सबसे बाद में ये आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर बोल रहा है तीसरे स्थान पर कौन आता है, तीसरे स्थान पर कौन है, सुनीति, यानी ये वाला है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा कि उसकी पुत्री शांति मेरी माँ की नतनी है। उसकी पुत्री जो है शांति मेरी माँ की नतनी है, तो वह फोटो में किसका दिख रहा था, सूरज का भाई होगा, तब ना उसका माँ की नतनी हो जाएगी। तो शांति जो है सूरज की भतीजी है, अतः फोटो वाला व्यक्ति जो शांति का पिता है वह सूरज का भाई ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे संख्यात्मक श्रृंखला ऐसे कितने जीरो हैं जिसके ठीक बाद 3 तो नहीं आया है लेकिन ठीक पहले 2 आया है। ठीक है, ठीक पहले 3 तो नहीं आया लेकिन ठीक पहले जो है, ठीक बाद में 3 तो नहीं आया लेकिन ठीक पहले 2 आया है, मतलब उससे 0 के पहले 2 होना चाहिए। 0 के पहले 2 कितना वाला में है, तो 0 के पहले 2 कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले 0 के पहले यहाँ 2 है, लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि बाद में 3 आ जा रहा है, और जबकि बोल रहा है 3 तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 2, और हो जाएगा ये वाला 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 के विपरीत कौन हो जाएगा। देखिए 2 के विपरीत अगर देखा जाए तो हाँ, यहाँ पर 2 के विपरीत में 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो 4 6 कट गया, तो बचा कि सिर्फ 5, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिनमें 3 शब्द जो है एक दूसरे के ठीक तरीके से समान है, चौथा कोई तरीके से अलग है, तो कौन तरीके से अलग हो जाए, जैसे लेखक, प्रिंटर, प्रकाशक, ये जो होते हैं यह लेखक क्या करते हैं, किताब बनाते हैं, प्रिंटर उसको छापते हैं, प्रकाशक उसको जो रिलीज करते हैं, लेकिन पाठक क्या करता है, उसको पढ़ता है। तो किताब बनाने में ये तीनों का योगदान है, लेकिन पढ़ने वाला को कोई योगदान नहीं होती किताब बनाने में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना अलग है। नेक्स्ट आते हैं, 3 अलग है, चौथा वाला में ढूंढना है। UVWX, MNOP, ये गलत जा रहा है, ABCD, HIJK, मतलब 2 यहाँ घटेगा फिर यहाँ 1 घटेगा, तो तीसरा में पहले ही 3 घट रहा था, तो 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक कलाई घड़ी में 4:30 बज रहा है। ठीक है, तो अगर मिनट की सुई पूर्व की ओर जा रही है, अगर मिनट की सुई को पूर्व की ओर जा रही है, मान के चलो ये घड़ी बनाते हैं। ठीक है, 4:30 यानी छोटा वाला, ये हो गया बड़ा वाला, 4:30 ऐसे ही मिनट की सुई, यानी ये अगर मान के चलो पूर्व की ओर दिशा दे तो घंटे वाली सुई क्या हो जाएगा, तो ये पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो ये घंटे वाली सुई किधर जा रहा है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए चारों में से कोई अलग है, दूध पीने वाला चीज़ है, सिरप भी पीने वाला चीज़ है, चाय भी पीने वाली चीज़ है, लेकिन केक खाने वाला चीज़ है, तो 4 राइट आंसर हो जाएगा। एक कारोबारी सम्मेलन समाप्त होने 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाना शुरू करते हैं, वह कुल कितना बार हाथ मिलाएगा। तो अगर देखिए मान के चलिए टोटल 10 आदमी हैं, ठीक है, और सब लोग तो अपने अपने हाथ में मिला रहा, तो सब लोग जो है अपना अपना अगर हाथ मिलेगा तो 9 आदमी से मिलाएगा, तो 10 9 90, और ये जो है ना एक दूसरे का हाथ मिलाना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ कुल कितना बार हाथ मिलाया जाएगा, तो 10 दाहे 90 हो गया, और इसी को आधा कर देंगे तो टोटल 45 बार हाथ मिलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले गाय बनती है, गाय होती है, उसके बाद घास देगी, गाय को घास देंगे, उसके बाद वो दूध देगी, उसके बाद दही बनेगा, फिर मक्खन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा शानदार सवाल, 2 3 और 65 दे दिया गया। ठीक है, दो और 1 3, 3 2 5, 9 और 8 17, मतलब एक एक जोड़ रहे हैं, और 17 और 18,
अच्छा ठीक है, समझ गए। 2 + 1 कितना हो गया? 3। ठीक है ना, 2 + 1 3। अब यही 3 को इसी 2 का दुगुना कर देंगे तो 2 कितना हो गया? 5। बिल्कुल यहाँ तक सही। दूसरा पंक्ति 9 + 8 जोड़ेंगे तब मेरा हो जाएगा 17। यही 17 को फिर 8 दूनी 16 से 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 713 यानी 33। बिल्कुल सही। बस यही हमें अप्लाई करना है 65। ठीक है, तो 65 सब में एक कम जा रहा था, एक कम जा रहा था, इसमें भी एक कम जाएगा यानी 64। और 64 को दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 128। तो 65 और 128 को जोड़ देंगे तो 257 राइट आंसर हो जाएगा। 257 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए यहाँ कौन सी जगह आ जाएगी, ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर बनेगा ऐसे, ऐसे को सीधा रेखा बनेगा, फिर ऐसे बनेगा गोल वाला, और फिर ऐसे वाला चौखुट वाला, और ऐसे बनेगा। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, यही वाला है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, कुछ चूड़ियाँ कंगन है, कुछ जहाँ दे दिया हल्का सा टच करना है। कुछ चूड़ियाँ कंगन है, ऐसे हल्का सा टच किए। सभी चेन अंगूठी है, कुछ कंगन चेन भी है, कुछ कंगन जो है ना चेन भी है, और सभी चेन अंगूठी है। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं, कुछ चूड़ियाँ जो है ना अंगूठी है, कुछ चूड़ी अंगूठी है, कुछ चूड़ियाँ कंगन है, कुछ चूड़ियाँ कंगन। सही है। सभी चेन अंगूठी है, सभी चेन अंगूठी है। अच्छा कुछ चूड़ियाँ, अच्छा चूड़ियाँ ये है, अंगूठी टच कर रहा है नहीं, पहला गलत। दूसरा कुछ चेन चूड़ियाँ, कुछ चेन जो है ना चूड़ियाँ ये भी टच कर रहा है नहीं, दूसरा भी गलत। कुछ अंगूठियाँ कंगन है, कुछ अंगूठियाँ कंगन है, टच कर रहा है अंगूठी कंगन से, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर, केवल 3 सही है। चलिए नेक्स्ट, और आज के 9वां लेक्चर का अंतिम सवाल। दी गई आकृति में वृत्त जो है ना पुरुष को निरूपित करता है। ये पुरुष है, ये पुरुष है, इसको और छोटा कर लेते हैं। ये जो है ना पुरुष है, उसके बाद वृत्त पुरुष